गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री राम कॉलेज से सविता बिश्नोई आज से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। हमने पहले पढ़ा बीटेन फर्स्ट यूनिट की 2 टॉपिक, आज हम करेंगे तीसरा टॉपिक। फर्स्ट यूनिट ब्रिटेन का संविधान। इसके हमने 2 टॉपिक पूरे कर लिए थे। पहला तो टॉपिक था ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, उनके बारे में पढ़ा, महत्व के बारे में पढ़ा। दूसरा टॉपिक हमने लिया परंपराओं का। परंपराएं, रूढ़ियां क्या होती है, ब्रिटेन के संविधान में क्या महत्व रखती है, ये पढ़ा। आज हम तीसरा टॉपिक करेंगे सम्राट और राजमुकुट में अंतर। हमने कल कर लिया था और आज हम करेंगे सम्राट और राजमुकुट की शक्तियों का वर्णन। आज हम तीसरा टॉपिक करेंगे सम्राट की कार्य व शक्तियों का जैसे कल मैंने आपको बताया सम्राट के बारे में, राजमुकुट के बारे में, सम्राट क्या है और राजमुकुट क्या है। राजमुकुट सम्राट क्या है ब्रिटेन में, यानी एक संवैधानिक पद है, और राजमुकुट एक संस्था है। एक बार से मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। सम्राट क्या है, नाम मात्र का, नाम मात्र का अध्यक्ष, और राजमुकुट क्या है, संस्था। संस्था में कौन आएगा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को हम कैबिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे सम्राट की कार्य और शक्तियों का वर्णन, यानी सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियां सम्राट को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में ब्रिटेन में सम्राट क्या है, एक नाम मात्र का अध्यक्ष है। व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, राजमुकुट यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। इसकी तुलना हम भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक तौर पर या वैधानिक तौर पर या सैद्धांतिक तौर पर कुछ भी कह लो, सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, लेकिन वास्तव में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ऐसे ही ब्रिटेन में है, सम्राट की तुलना हम भारत के राष्ट्रपति से कर सकते हैं। ब्रिटेन के सम्राट की तुलना ब्रिटेन के सम्राट की तुलना भारत के राष्ट्रपति से। और राजमुकुट की तुलना हम भारत के मंत्रिमंडल से। भारत में राष्ट्रपति क्या है, एक नाममात्र का पद है, एक
प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन में सम्राट की स्थिति है, सम्राट एक सैद्धांतिक और नाममात्र का पद है और व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। अब हम करेंगे सम्राट की कार्य और शक्तियों का वर्णन, यानी सिद्धांत रूप में। मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में, ये चीज आप हमेशा दिमाग में बिठा लो कि ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, पसंद नहीं होना। यानी सिद्धांत और व्यवहार में जितना अधिक अंतर ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलता है उतना अन्यत्र किसी संविधान में देखने को नहीं मिलता। तो क्या है? सिद्धांततः सारी शक्तियां सम्राट के पास है, लेकिन व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो आज हम करेंगे सम्राट की कार्य व शक्तियों का वर्णन। पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब कार्यपालिका संबंधी शक्तियां करने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका क्या है? सरकार का एक अंग है और कार्यपालिका का नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कार्यपालिका क्या है? देश पर शासन करने वाला अंग है। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? यानी कार्यपालिका में सम्राट नामात्र का, सम्राट प्लस प्रधानमंत्री प्लस मंत्री मंडल, ये बराबर किसके होंगे? कार्यपालिका के। यानी देश पर शासन करने वाला अंग कौन सा है? कार्यपालिका। ठीक है, ऐसे हम इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि यानी ब्रिटिश संसद में कार्यपालिका के कौन कौन से कार्य है। सबसे पहला कार्य है, यानी राजमुकुट का सबसे पहला कार्य है राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना। राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित यानी केंद्र और राज्य में कौन कौन से कानून किस समय पारित करने हैं, इनका कार्य कौन करेगा? सम्राट। तो सबसे पहला कार्य क्या है? राजमुकुट का राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना। और दूसरा कार्य क्या है? प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों की नियुक्ति करने से संबंधित। दूसरा कार्य है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, इसको आप ए नंबर डालोगे। यानी सम्राट की कार्य शक्तियों में पहला क्या है? राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना। और दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित। यानी क्या है? यानी कैबिनेट या मंत्रिमंडल से बहुमत पारित होकर, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए जिस व्यक्ति
सम्राट उसी पद को, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर देगा। तीसरा पॉइंट है राज्य के सभी अधिकारियों, राज्य के सभी अधिकारियों चाहे वो जल थल और वायु सेना के सभी अधिकारियों की नियुक्ति राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है। जल थल तथा वायु सेना के अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित यानी क्या है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के उच्चस्थ अधिकारी और सभी अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजमुकुट के द्वारा की जाती है। चौथा पॉइंट, सभी देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक संबंध और अधीनस्थ देशों के साथ संबंध भी राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। चौथा पॉइंट है सभी देशों के साथ संबंध, सभी देशों के साथ संबंध, ठीक है, चाहे वो औपनिवेशिक देश हो औपनिवेशिक क्या होता है? यानी जो अधीन राष्ट्र है, तो सभी देशों के साथ संबंधों का निर्धारण भी कौन करता है? राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और अधीनस्थ जो देश है उनके साथ भी संबंध कौन निर्धारित करेगा? राजमुकुट ही करेगा। राजदूत ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। राजमुकुट ही अगला पॉइंट है पांचवा, राजमुकुट ही दूसरे देशों में राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। राजमुकुट ही दूसरे देशों में राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। अगला पॉइंट है राजमुकुट की कार्य और शक्तियों का। राजमुकुट ही दूसरे देशों के साथ वार्ता, संधि और समझौते का निर्धारण करता है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे पॉइंट ऐसे ही एज राजमुकुट ही, ये बात ध्यान में रखना, वे राजमुकुट क्या है? सिद्धांत है। व्यवहार में सारी शक्तियां कौन प्रयोग करता है? राजमुकुट। सॉरी, सम्राट है। ठीक है, सम्राट ही दूसरे देशों के साथ
और व्यापारिक समझौते करता है। अगला पॉइंट है यानी राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करना और उनका पालन नहीं करने पर दंडित करने का कार्य भी सम्राट के द्वारा ही किया जाता है। यानी सम्राट के द्वारा ही, यानी दूसरों को सम्राट के द्वारा ही सम्राट के द्वारा ही अपराधी व्यक्तियों को दंडित किया जाता है। दंडित किया जाता है वह क्षमादान भी सम्राट द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है यानी क्या है, सम्राट द्वारा ही दंडित भी किया जा सकता है और क्षमादान भी प्रदान किया जाता है। ये वाक्य समान ही होगा। सम्राट एक व्यक्तियों को या कुछ व्यक्तियों को एक साथ क्षमादान प्रदान कर सकता है। अगला पॉइंट है सम्राट ही राजमुकुट, सम्राट ही राष्ट्रीय कोष व वित्त पर नियंत्रण रखता है, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि वित्त के बिना कोई भी विकास कार्य या कोई भी सामाजिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, सम्राट ही राजकोष व वित्त पर नियंत्रण रखता है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे यानी लास्ट पॉइंट है, सम्राट द्वारा ही व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो कार्य किए जाते हैं उनमें सभी क्या है, राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। आठवां पॉइंट है सभी कार्य सम्राट के नाम से किए जाते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा सम्राट की कार्य व शक्तियां। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में हमने यानी कुछ पॉइंट पढ़े, जिसमें से हमने पढ़ा कि सम्राट के कार्यपालिका संबंधी क्या क्या कार्य है। पहला हमने पढ़ा सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। दूसरा हमने पढ़ा यानी प्रधानमंत्री और मंत्रियों का नियुक्ति से
संबंधों, औपनिवेशिक संबंधों और दूसरे देशों के साथ संबंधों का निर्धारण भी क्या है, राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा, राजमुकुट ही राजदूतों और दूसरे देशों में वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। और अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि राजदूत ही संधियां, वार्ता और समझौतों का यानी नियंत्रण करता है। उससे आगे का पॉइंट हमने पढ़ा, राजमुकुट के द्वारा ही अपराधियों को दंड प्रदान किया जाता है और राजमुकुट सम्राट के द्वारा ही अपराधियों को दंडित किया जा सकता है और उन्हें क्षमादान प्रदान किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को सम्राट के पास इतनी शक्ति है कि वो एक साथ ही उन्हें क्षमादान प्रदान कर सकता है। और सम्राट द्वारा ही राष्ट्रीय कोष का निर्माण व नियंत्रण और संचालन किया जाता है। चाहे आप सम्राट कह लो या राजमुकुट, इतना अंतर आपको पता होना चाहिए। भी सैद्धांतिक है सम्राट और व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, तो राजमुकुट। अगर हम सम्राट की जगह राजमुकुट भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो क्या है, सम्राट द्वारा ही राष्ट्रीय कोष पर वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है और सम्राट के द्वारा ही व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सभी कार्य क्या है, सम्राट या राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। तो ये सभी कार्य किस में आएंगे, यानी कार्यपालिका संबंधी कार्यों में। दूसरा बी नंबर हम करेंगे व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। बी नंबर हम करेंगे व्यवस्थापिका। ए नंबर हमने पढ़ा कार्यपालिका संबंधी और उसके अंदर हम सम्राट या राजमुकुट की शक्तियों का वर्णन किया। अब हम बी नंबर पढ़ेंगे व्यवस्थापिका संबंधी कार्य और शक्तियां। अब इसके लिए व्यवस्थापिका संबंधी कार्य और शक्तियों का अध्ययन करने से पहले हम ये समझेंगे, जैसे कि हमने कार्यपालिका का पढ़ा, भी कार्यपालिका में कौन कौन आएगा, सम्राट प्लस राजमुकुट प्लस प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ऐसे ही व्यवस्थापिका का बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि व्यवस्थापिका क्या है। व्यवस्थापिका क्या है, सरकार का दूसरा अंग है। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला हमने पढ़ा कार्यपालिका, और ये क्या है, उसका दूसरा अंग है। व्यवस्थापिका को हम क्या कह देते हैं, संसद। व्यवस्थापिका को हम संसद भी कह देते हैं। और आगे यानी ब्रिटेन की व्यवस्थापिका कह लो या संसद कह लो, एक ही बात है। संसद के 2 सदन है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। संसद के 2 सदन कौन से हैं, लोकसभा और दूसरा कौन सा है, लोक सदन। लोक सदन को हम कॉमन सभा भी कह देते हैं। लोकसभा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दलितों की सभा है और एक पुराना सदन है, और लोक सदन है जो क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आता है। तो ये आज हमने पहले पढ़ा कि व्यवस्थापिका चीज क्या है। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका ब्रिटेन में व्यवस्थापिका सम्राट की व्यवस्थापिका संबंधी कार्य और शक्तियों का वर्णन। सबसे पहला, जैसे कार्यपालिका का कार्य बताया मैंने, देश पर शासन करने वाला है, नीतियों को क्रियान्वित करता है,
करता है, कानूनों पर नियंत्रण रखता है, वैसे ही व्यवस्थापिका यानी संसद का प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना, यानी व्यवस्थापिका जो कानून बनाएगी उन्हें ही कार्यपालिका देश में लागू करेगी। तो व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। इसका पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि संसद के दोनों सदनों में से दोनों सदन, संसद के दोनों सदन कौन से हैं? ये मैंने आपको अभी बताया। संसद के दो सदन, लोकसभा, दूसरा कौन सा है? लोक सदन। जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है? लोक सदन। इसकी तुलना हम भारत के लोकसभा और राज्यसभा से कर सकते हैं। भारत में जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है? लोकसभा, और दूसरी है राज्यसभा। ठीक है। जैसे संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन कौन सा है? लोकसभा के निर्माण की शक्ति राजमुकुट के हाथ में है। राजमुकुट ही लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति करता है और लोक सदन के चुनाव की विधि भी राजमुकुट ही निश्चित करता है। तो इसका पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? सम्राट नामांतर का, मैं बारी बारी बता रही हूँ आपको, वजन मत होना। सम्राट और राजमुकुट एक ही बात है, यानी सिद्धांततः सारी शक्तियां सम्राट को और व्यवहार में सारी शक्तियां का प्रयोग कौन करता है? राजमुकुट। ये अपने दिमाग में रखना। तो व्यवस्थापिका का पहला पॉइंट, राजमुकुट ही संसद के यानी लोकसभा का निर्माण करता है। और राजमुकुट ही लोकसभा के पीयर बनाता है। पीयर हम किसको कहेंगे? ये ध्यान में रखना। इस सम्राट ही लोकसभा का निर्माण करता है, यानी इस संगठन को बनाएगा, और लोकसभा के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? पीयर। लोकसभा के सदस्य पीयर। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट करता है और लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? पीयर। इसका हम दूसरा पॉइंट करेंगे, सम्राट ही संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है। सम्राट ही संसद के दोनों सदन, इसीलिए मैंने पहले आपको बताया संसद क्या होती है? संसद के ब्रिटेन के दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और दूसरा लोक सदन। सम्राट ही संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन सम्राट ही संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, सम्राट ही दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाने के साथ दोनों सदनों के अधिवेशनों का स्थगन भी क्या करता है? सम्राट ही करता है। संसद के
दोनों सदनों का स्थगन भी कौन करता है? सम्राट ही करता है। तो हमने पढ़ा यानी क्या है, सम्राट क्या है, संसद के सदन गौण सभा का निर्माण करता है और सम्राट ही संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है, उन पर नियंत्रण करता है और उनके सदन से संबंधित कार्य भी किसका है? सम्राट का ही है। और संसद के आरंभ में जो भाषण होता है वो सम्राट ही देता है, जिसमें देशों की नीतियों पर प्रकाश डाला जाता है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, संसद के आरंभ में भाषण संसद के प्रारंभ में भाषण भी सम्राट के द्वारा मैडम